हेलो डियर स्टूडेंट्स। देखिए पिछले क्लास में ऑप्टिक्स की पिछले क्लास में हम लोग देख रहे थे रिफ्लेक्शन एट कर्व्ड सरफेस से रिलेटेड कॉन्सेप्ट। ठीक है, देखिए रिफ्लेक्शन एट कर्व्ड सरफेस में हम लोगों ने ये देखा था कि किस तरह से एक ऑब्जेक्ट की इमेज फॉर्म होती है, कितनी दूरी पर फॉर्म होगी, फ्रंट में फॉर्म होगी या बैक साइड फॉर्म होगी, है ना। रियल वर्चुअल तो हम लोग पहले ही देख चुके थे। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने पिछले लेक्चर में सारी चीज़ें देखी थी और मिरर्स फार्मूला सीखा था। देखिए मिरर्स फार्मूले से ही हमें ये पता चलता है कि एक ऑब्जेक्ट अगर मिरर से कुछ दूरी पर रखा है तो उसकी इमेज मिरर से कितनी दूरी पर बनेगी। ठीक है, फ्रंट में बनेगी या बैक साइड बनेगी। ठीक बात, तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने देखी थी और लास्ट में एंड में एक बात आपको ये बताई थी कि अगर एक पॉइंट ऑब्जेक्ट मिरर की प्रिंसिपल एक्सिस पर रखा हुआ है तो ज़रूर से उसकी इमेज प्रिंसिपल एक्सिस पर बनती है, लेकिन अगर एक ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस से डिफरेंट पोजीशन पर रखा हुआ है, थोड़ा ऊपर या थोड़ा नीचे, जैसे कि ये देखिए, अगर एक ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के थोड़ा ऊपर रखा हो तो अब कभी कि इसकी इमेज प्रिंसिपल एक्सिस पर बने, चाहे कहीं पर भी, कभी भी ऐसा नहीं होगा। ठीक है, हाँ, अगर ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस पर है तो ऐसा कभी नहीं होगा कि उसकी इमेज प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर या नीचे बने। ठीक है, तो अगर ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस पर नहीं है तो इमेज भी प्रिंसिपल एक्सिस पर नहीं होगी, वो भी प्रिंसिपल एक्सिस से कुछ हाइट ऊपर या कुछ हाइट नीचे हो सकती है। ठीक है, अब हमें देखना होता है कि भाई ऊपर बनेगी या नीचे बनेगी, कैसे बनेगी। तो इसके लिए एक नया टर्म इंट्रोड्यूस किया जाता है जिसका नाम होता है मैग्नीफिकेशन फैक्टर। जी हाँ, मैग्नीफिकेशन फैक्टर। देखिए मैग्नीफिकेशन फैक्टर क्या होता है। मैग्नीफिकेशन फैक्टर वैसे तो एक तरह का रेशियो होता है। कैसा रेशियो? इमेज का साइज़ और ऑब्जेक्ट के साइज़ का। तो साइज़ ऑफ इमेज टू द साइज़ ऑफ ऑब्जेक्ट, इस साइज़ के रेशियो को हम लोग बोलते हैं मैग्नीफिकेशन फैक्टर। ठीक बात। अब देखिए मैग्नीफिकेशन भी तीन तरह के ऑब्जेक्ट के लिए हो सकते हैं। भाई एक ऑब्जेक्ट ऐसा हो सकता है कि लीनियर हो, जिसमें सिर्फ लेंथ हो, बाकी डायमेंशन उसकी नेग्लिजिबल हो। दूसरा ऑब्जेक्ट ऐसा हो सकता है उसमें लेंथ और ब्रेड्थ हो, यानी एरिया में कोई ऑब्जेक्ट हो, उसकी थिकनेस नेग्लिजिबल हो। या तीसरा ऐसा ऑब्जेक्ट हो सकता है जनरल ऑब्जेक्ट, जिसमें कि तीनों डायमेंशन हो, लंबाई, चौड़ाई, मोटाई, तीनों चीज़ें हो, क्यूबिकल बॉडी हो। ठीक है, तो तीन तरह के शेप के ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, इसलिए हम लोग तीन तरह के मैग्नीफिकेशन फैक्टर पढ़ेंगे। तो पहला मैग्नीफिकेशन फैक्टर लीनियर ऑब्जेक्ट्स के लिए, जिसमें सिर्फ लंबाई हो, हाइट हो, तो ऐसे के लिए हम लोग मैग्नीफिकेशन फैक्टर पढ़ेंगे लीनियर मैग्नीफिकेशन। कौन सा? लीनियर मैग्नीफिकेशन। और ऐसा ऑब्जेक्ट जिसमें कि टू डायमेंशनल में हो, जैसे कि कोई एरिया में हो, कोई शीट है, कोई डिस्क है, कोई सर्कल है। ठीक है, तो ऐसे में अगर कोई बॉडी है तो उसके मैग्नीफिकेशन के लिए हम लोग पढ़ेंगे एरिया मैग्नीफिकेशन, और क्यूबिकल बॉडी के लिए हम लोग पढ़ेंगे वॉल्यूम मैग्नीफिकेशन। ठीक है, तो अगर हम लोग लीनियर बॉडी के लिए देख रहे हैं, ठीक है, लीनियर बॉडी के लिए तो सबसे पहले है मैग्नीफिकेशन फैक्टर। ठीक है, तो ये तीन तरह का होगा। एक तो हो गया लीनियर मैग्नीफिकेशन, लीनियर मैग्नीफिकेशन किसके लिए यूज़ होगा? फॉर लीनियर ऑब्जेक्ट्स जिसमें सिर्फ लंबाई हो, हाइट हो। ठीक है, या ऐसे पॉइंट ऑब्जेक्ट भी जो प्रिंसिपल एक्सिस से कुछ हाइट ऊपर या नीचे रखे हों, उनके लिए भी हम लोग लीनियर मैग्नीफिकेशन यूज़ करेंगे। अभी देखते हैं कैसे। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं एरिया मैग्नीफिकेशन। और एरिया मैग्नीफिकेशन कैसे ऑब्जेक्ट्स के लिए? जिसमें एरिया हो, जैसे कि ये ऐसा, ये देखिए कोई रेक्टेंगुलर है, कोई डिस्क है। ऐसे ऑब्जेक्ट को अगर आप मिरर के सामने रखते हो तो पूछा जाता है कि इसकी इमेज का साइज़ क्या होगा। अच्छा भाई, इसके बाद होता है थर्ड चीज़ वॉल्यूम मैग्नीफिकेशन। ठीक है, तो बारी बारी से हम लोग इसको देखते हैं। वॉल्यूम मैग्नीफिकेशन, ऐसी बॉडी जिसमें कि तीनों डायमेंशन हो, लंबाई, चौड़ाई, मोटाई, जैसे कि कोई क्यूब। ठीक है,
किसी क्यूब को अगर आप मिरर के सामने रखते हैं तो इसमें कुछ रहता है कि इसकी इमेज का वॉल्यूम क्या होगा। अगर क्यूब का वॉल्यूम यानी कि ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम दिया गया हो तो इसकी इमेज का वॉल्यूम क्या होगा, ये हमें कैलकुलेट करना होता है। ठीक बात। तो बारी बारी से एक एक करके हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो ये 3 तरह के मैग्नीफिकेशन है, इसको आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो लीनियर मैग्नीफिकेशन फॉर लीनियर ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, एरिया मैग्नीफिकेशन फॉर ऑब्जेक्ट इन 2 डायमेंशन, और वॉल्यूम मैग्नीफिकेशन फॉर क्यूबिकल ऑब्जेक्ट्स के लिए। लेकिन उसमें भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस के साथ में हम लोग इसको देखेंगे। अभी देखते हैं जैसे जैसे आगे ये टर्म आएंगे तो उसमें रिस्ट्रिक्शंस क्या हैं और किस तरह के ऑब्जेक्ट का मैग्नीफिकेशन आप ईज़िली कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक बात। देखिए, तो मैग्नीफिकेशन फैक्टर में हम लोग सबसे पहले पढ़ने जा रहे हैं एरिया लीनियर मैग्नीफिकेशन। तो लीनियर मैग्नीफिकेशन किसके लिए? फॉर लीनियर ऑब्जेक्ट्स। देखिए, लीनियर ऑब्जेक्ट जैसे कि कोई ऑब्जेक्ट ऐसा है, कोई ऑब्जेक्ट ऐसा है, ये ऐसे ऑब्जेक्ट्स हों, ये ऐसे ऑब्जेक्ट्स भी नहीं है, लीनियर ऑब्जेक्ट्स भी नहीं है, बल्कि कुछ ऐसी सिचुएशन है कि एक पॉइंट ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस से कुछ हाइट ऊपर है। ठीक है, तो ये भी एक तरह का लीनियर, क्योंकि जो इसकी हाइट होगी ना, इसकी हाइट लीनियर ऑब्जेक्ट की जैसी ही ट्रीट होगी। तो हम ये मानेंगे कि एक इतनी लंबाई का, इतनी हाइट का एक ऑब्जेक्ट है। ठीक बात। तो एक पॉइंट ऑब्जेक्ट भी अगर इस तरह से रखे हुए हैं, ऊपर रखा हुआ है या नीचे रखा हुआ है, तो उसको भी हैंडल करने के लिए, उसकी इमेज की हाइट का पता लगाने के लिए भी हम लोग लीनियर मैग्नीफिकेशन यूज़ करेंगे, क्योंकि इस ऑब्जेक्ट की जो हाइट है वो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट की जैसा बिहेव करेगी। तो फिर इसकी इमेज की जो हाइट होगी वो हाइट ऑफ इमेज के जैसा बिहेव करेगी। ठीक बात। तो लीनियर ऑब्जेक्ट्स हों या एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है और प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर या नीचे रखा हो, तो ऐसे के लिए हम लोग लीनियर मैग्नीफिकेशन यूज़ करते हैं। अब देखिए, लीनियर मैग्नीफिकेशन में भी देखो, किसी ऑब्जेक्ट को, किसी लीनियर ऑब्जेक्ट को, ऐसा ऑब्जेक्ट जिसमें कुछ लंबाई हो, कुछ हाइट हो, तो ऐसे ऑब्जेक्ट को आप मिरर के सामने 2 प्रकार से रख सकते हैं। 2 प्रकार से कैसे रख सकते हैं? देखिए, एक प्रकार, इसको हम लोग ए नाम दे दे रहे हैं, जैसे कि ये देखिए, अगर हमने ऐसे रखा, ठीक है, तो ऐसे रखना कहलाता है कि आपने ट्रांसवर्स वे में रखा हुआ है। क्या कहलाता है? ट्रांसवर्स वे। या लैटरल वे। ठीक है, यानी कि आपने ट्रांसवर्स वे में रखा हुआ है। ट्रांसवर्स मीन्स कि इस ऑब्जेक्ट की हाइट जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस से परपेंडिकुलर है। अगर आप प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर किसी लीनियर ऑब्जेक्ट को रखें तो ऐसा रखा होना कहलाता है ट्रांसवर्स वे में आपने किसी ऑब्जेक्ट को रखा। ठीक बात। या लैटरल वे में, ये इसको लैटरल भी बोलते हो आप। ठीक है, तो एक लीनियर ऑब्जेक्ट इस तरह से रखा हो, या लीनियर ऑब्जेक्ट ना हो, एक पॉइंट ऑब्जेक्ट हो, आपको बोला वो कुछ हाइट पर हो, तो ये भी ट्रांसवर्स वे की ही कैटेगरी में आएगा। क्यों? क्योंकि जो इसकी हाइट होगी ये परपेंडिकुलर वाली काउंट की जाएगी। ठीक है, तो इसकी जो हाइट है, यानी कि ऑब्जेक्ट की जो हाइट है वो ट्रांसवर्स वे में मानी जाएगी। तो इसको हैंडल करने के लिए भी हम लोग ट्रांसवर्स वे यूज़ करते हैं। ट्रांसवर्स मैग्नीफिकेशन फैक्टर हम लोग यूज़ करेंगे। ठीक है, मतलब ये मेथड कहलाता है ट्रांसवर्स वे और लैटरल वे। और इससे रिलेटेड जो मैग्नीफिकेशन होगा उसको क्या बोलेंगे? ट्रांसवर्स मैग्नीफिकेशन या लैटरल मैग्नीफिकेशन। ठीक बात। और उसको जनरली हम लोग MT से डिनोट करेंगे, MT। ठीक है, ML आप कहेंगे लैटरल है तो ML क्यों नहीं यूज़ कर रहे हैं? क्योंकि ML हम लोग, देखिए, तो ML हम लोग यूज़ करेंगे लॉन्गिट्यूडनल मैग्नीफिकेशन के लिए। अब इसको आगे देखते हैं। तो इसलिए हम लोग इसको ML नहीं कह रहे हैं, भले ये लैटरल हो, हम लोग इसको ट्रांसवर्स वाला नाम दे रहे हैं, MT। ठीक बात। तो MT से ऐसा मैग्नीफिकेशन फैक्टर डिनोट किया जाएगा। अच्छा भाई, दूसरी चीज़, हाँ, तो एक पॉइंट ऑब्जेक्ट हो, कुछ हाइट पर रखा हो, या एक एक्सटेंडेड लीनियर ऑब्जेक्ट हो। ये देखिए भाई, एक एक्सटेंडेड लीनियर ऑब्जेक्ट है जिसकी कुछ हाइट है। तो इस तरह से अगर आप परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस रखते हो तो ये माना जाता है कि ये आपने ट्रांसवर्स वे में रखा। ठीक बात। अच्छा भाई, इससे दूसरा जो होता है, दूसरा सेकंड B पार्ट,
तो बी पार्ट होता है उसको हम लोग नाम देते हैं लॉन्गिट्यूडनल। अगर आपने किसी लीनियर ऑब्जेक्ट को, देखिए अभी लीनियर ही मैग्नीफिकेशन चल रहा है, ये देखिए एक लीनियर ऑब्जेक्ट को इस तरह से आपने रखा प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग, तो ऐसा रखा होना कहलाता है लॉन्गिट्यूडनल वे। तो लॉन्गिट्यूडनल वे में आपने किसी ऑब्जेक्ट को रखा, ठीक है, तो इसकी जो लेंथ है ये दिया होता है और पूछा जाता है कि इसकी इमेज की लंबाई क्या बनेगी, ठीक है। तो ये डिफरेंट केस हो गया, और ये केस और ट्रांसवर्स वे दोनों ही केस किस में आएंगे, लीनियर मैग्नीफिकेशन में, ठीक है। तो हम लोग बारी बारी से एक एक को देखते हैं, ठीक है। तो अभी आपको सिर्फ ये बताया है कि किस तरह से आप ऑब्जेक्ट को रखिए। तो लीनियर मैग्नीफिकेशन के भी टाइप्स हैं, ट्रांसवर्स और लैटरल, और दूसरा टाइप है लॉन्गिट्यूडनल, और दोनों में क्या फ़र्क है ये आपको पता चला होगा। चलिए अब ज़रा देखते हैं इससे रिलेटेड कुछ कैलकुलेशन। अच्छा, सबसे पहले क्या चीज़ बताइए, मैग्नीफिकेशन फैक्टर होगा क्या। मैग्नीफिकेशन फैक्टर पहली चीज़ तो डिफाइंड होगा क्या, साइज ऑफ इमेज टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, रेशियो ऑफ साइज ऑफ इमेज टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। इस रेशियो को हम लोग बोलते हैं मैग्नीफिकेशन फैक्टर। अब लीनियर मैग्नीफिकेशन में यही चीज़ रिड्यूस हो जाएगी या कन्वर्ट हो जाएगी हाइट या लेंथ में, लेंथ ऑफ इमेज है ना, लेंथ या हाइट ऑफ इमेज कुछ भी कह लें, लेंथ और हाइट ऑफ इमेज टू दी लेंथ और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक बात। तो ये रिड्यूस हो गया किस में, लीनियर मैग्नीफिकेशन के केस में। तो हाइट या साइज ना, देखो साइज़ में सारी चीज़ें आती हैं, लेंथ, एरिया, वॉल्यूम। तो जैसे जैसे हम लोग डिफरेंट मैग्नीफिकेशन पढ़ेंगे तो उसमें वो वाला साइज़ यूज़ किया जाएगा, ठीक है। जैसे अभी हम लोग पढ़ रहे हैं सिर्फ लीनियर मैग्नीफिकेशन, तो लीनियर मैग्नीफिकेशन में सिर्फ कौन सा डायमेंशन आएगी, लेंथ या हाइट, ठीक है। तो साइज़ ऑफ इमेज की जगह लेंथ या हाइट ऑफ इमेज, क्योंकि इसमें एक ही डायमेंशन होगी, और साइज़ ऑफ ऑब्जेक्ट की जगह लेंथ और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। यही चीज़ जब हम पढ़ेंगे एरिया मैग्नीफिकेशन, तो एरिया मैग्नीफिकेशन में बताइए मैग्नीफिकेशन फैक्टर कैसे डिफाइन करेंगे। फिर हम डिफाइन करेंगे एरिया ऑफ इमेज टू द एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट, और यही चीज़ जब वॉल्यूम मैग्नीफिकेशन में पढ़ेंगे तो वॉल्यूम ऑफ इमेज टू द वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक बात। चलिए तो एक एक करके हम लोग क्योंकि देख रहे हैं, तो पहले हम लोग इसको डिटेल में समझ लेते हैं कि लीनियर मैग्नीफिकेशन क्या होगा। तो लीनियर मैग्नीफिकेशन इस तरह से डिफाइंड है। अब क्योंकि इसकी भी दो टाइप्स हैं, एक तो ट्रांसवर्स और दूसरा लैटरल, ठीक है। तो ट्रांसवर्स के लिए फिर हम लोग देख लें, बट ट्रांसवर्स के लिए यानी ट्रांसवर्स अभी आपको बताया, तो ट्रांसवर्स के लिए हम लोग मैग्नीफिकेशन फैक्टर को डिनोट करेंगे MT से। तो MT फिर क्या हो जाएगा, हाइट ऑफ इमेज टू दी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। और लॉन्गिट्यूडनल जो मैग्नीफिकेशन था वो कैसे डिफाइंड हो जाएगा, लेंथ ऑफ इमेज अपॉन लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। अरे ट्रांसवर्स ये वाला ऐसे आप रखते हो तो ट्रांसवर्स होता है, और ऐसे अगर आप रखते हो तो ये क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनल, ठीक है। तो ऐसे रखेंगे तो मैग्नीफिकेशन फैक्टर क्या होगा, हाइट ऑफ इमेज टू दी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ऐसे रखेंगे तो मैग्नीफिकेशन फैक्टर क्या होगा, लेंथ ऑफ इमेज टू दी लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। यानी कि अगर हमें किसी तरह से MT पता चल जाए, MT की वैल्यू अगर हमें पता चल जाए, और हमें अगर ऑब्जेक्ट की हाइट या लेंथ दी गई हो, तो हम बता सकते हैं कि इमेज की हाइट या लेंथ क्या होगी। ये देखिए, अरे इसको उधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको उधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी कि हाइट ऑफ इमेज किसके बराबर होती है, MT टाइम्स हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, या लेंथ ऑफ इमेज किसके इक्वल होगी, ML टाइम्स लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक बात। तो अगर हमें किसी तरह से MT या ML की वैल्यू पता चल जाए और हमें हाइट या लेंथ ऑब्जेक्ट की पता हो, तो इमेज की हाइट या लेंथ तक पहुंचा जा सकता है, ठीक बात। अब देखिए, अब हम लोग कैलकुलेशन करते हैं MT और ML कैलकुलेट कैसे किए जाएं, इनकी वैल्यू कैसे कैलकुलेट की जाए, इसको हम लोग देख लेते हैं कि MT की वैल्यू कैसे डिफाइंड होगी, ठीक बात। तो इसको आप नोट करते जाइएगा, स्क्रीन पॉज कर लीजिएगा चाहे तो,
देखिए आगे देख सकते हैं। देखिए अब ml और mt की वैल्यू कैसे कैलकुलेट की जाए, ये एक बड़ी चीज़ है। अब देखिए अगर हम लोग ट्रांसवर्स मैग्नीफिकेशन देख रहे हैं, देखिए ट्रांसवर्स मैग्नीफिकेशन फैक्टर, इसके लिए देखिए क्या काम किया जाए, कैसे हम लोग डराइव करें mt की वैल्यू। देखिए इजी है mt की वैल्यू सॉल्व करना। ये है सपोज मिरर और यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इसकी हाइट है ho, ठीक है। अब देखिए अगर हमें देखना हो कि इसकी इमेज कहाँ पर बनेगी, तो किसी ऑब्जेक्ट की इमेज को ट्रेस करना है तो जनरली हम लोग दो लाइट रे को लेकर इसकी इमेज को आप ट्रेस कर सकते हो सिंपल वे में। कैसे? देखिए एक लाइट रे हम लोग इसके टॉप से उठाएं और यहाँ पोल पर इंसिडेंट करें। देखिए जो प्रिंसिपल एक्सिस है ये एक प्रकार से नॉर्मल के जैसा भी बिहेव करेगी। अरे प्रिंसिपल एक्सिस मिरर पे नॉर्मल होती है ना, तो ये नॉर्मल के जैसा भी बिहेव करेगी, यानी जिस एंगल पर लाइट इंसिडेंट हुई उसी एंगल पर लाइट रे रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ये देखिए तो ये हमें मिल गई रिफ्लेक्टेड रे। अब एक लाइट रे और होना ज़रूरी है जिससे कि हम लोग बता सकें कि ये लाइट रेज कहाँ पर कट कर रही हैं। तो इसके लिए हम लोग इजी वर्क ये करते हैं कि एक हम लोग पैरेलल लाइट यूज़ कर लेते हैं। तो सोचिए भाई पैरेलल अगर प्रिंसिपल एक्सिस के लाइट जाती है तो वो किस पॉइंट से पास होती हुई जाती है? बिल्कुल सही, वो पास होती हुई जाती है कहाँ से? वो पास होती हुई जाती है फोकस से। तो मान लीजिए भाई ये है फोकस, तो यहाँ से होती हुई जाएगी, ये देखिए ये फोकस से होती हुई जाएगी, और फोकस से होती हुई जाएगी तो यहाँ पर बन गई, ये दोनों पॉइंट्स यहाँ पर कट गए, तो यहाँ पर बनेगी इमेज। अब इसको आप यहाँ से कनेक्ट कर लीजिए, क्योंकि ये पॉइंट देखिए ये वाला पॉइंट तो प्रिंसिपल एक्सिस पर ही था ना, तो इससे लाइट जाएगी तो ये यहीं पर आएगी। तो एक पॉइंट यहाँ पर मिला और एक पॉइंट यहाँ पर मिला, तो ये बन गई इमेज। ये था ऑब्जेक्ट, ये बन गई इमेज। ठीक बात? ये देखिए थोड़ा यहाँ से बना लें, ये से, तो ये मिल गई इमेज। अब इसकी हाइट हो जाएगी मान लीजिए hi, ये है hi। अब हमें इसी hi तक पहुंचना है। देखिए hi तक पहुंचना बहुत इजी है भाई, ये वाला एंगल अगर थीटा है तो ये वाला भी एंगल थीटा होगा। अच्छा सारी कैलकुलेशन हम लोग छोटे साइज़ के, बहुत स्मॉल साइज़ के ऑब्जेक्ट के लिए करते हैं, क्योंकि अगर सोचिए अगर स्मॉल साइज़ ऑब्जेक्ट नहीं हुआ तो ये वाली लाइट रे तो प्रिंसिपल एक्सिस से काफ़ी दूर हो जाएगी ना, काफ़ी दूर हो गई तो ये कौन सी रे कहलाएगी? मार्जिनल रेज। और मार्जिनल रेज के लिए हम लोग कैलकुलेशन नहीं करते हैं। जो भी मिरर्स फार्मूला डिराइव होता है वो सिर्फ पैराक्सियल रेज के लिए ही डिराइव होता है, यानी ऐसी लाइट रेज जो प्रिंसिपल एक्सिस के बहुत करीब हो। ठीक है, तो फिर यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन पहली ये है, इमेज की हाइट कैलकुलेट होने की पहली रिस्ट्रिक्शन ये है कि इमेज की हाइट बहुत हाई नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ये बहुत स्मॉल साइज़ होना चाहिए, तभी आप इसकी इमेज की हाइट को कैलकुलेट कर सकते हो उन सब फार्मूले से, मिरर्स फार्मूले को यूज़ करके। ठीक बात? चलिए भाई, तो ये सब स्मॉल साइज़ ऑब्जेक्ट हैं। ठीक है, तो HO है, ठीक है, तो ये थीटा हो गया। तो यहाँ पर अगर आप tan थीटा अप्लाई कर दें, देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी तो u होगी और यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी हो जाएगी v। ठीक बात? तो देखो ये थीटा और ये थीटा, तो एक बार इस बड़े वाले ट्रायंगल में देख लो, ये बड़े ट्रायंगल में है ना, इसको अगर हम लोग नाम दे दें, नाम दे दीजिए A पॉइंट और ये नाम दे दीजिए P पॉइंट, तो ट्रायंगल APO, इस ट्रायंगल में देख लीजिए tan थीटा इक्वल टू HO अपॉन U, और इसी को आप क्या लिख सकते हो? थीटा फॉर स्मॉल साइज ऑब्जेक्ट, HO अपॉन U, है ना, क्योंकि ये हाइट बहुत कम है ना, तो tan थीटा भी, थीटा वेरी स्मॉल होगा तो थीटा वेरी स्मॉल होगा, तो ये थीटा कहलाएगा। ये tan थीटा ही रहने दीजिए, चलिए भाई, क्योंकि हमें तो इक्वेट करना है। तो ये इक्वेशन 1 हो गई। अब ज़रा देख लीजिए ट्रायंगल ये वाला देख लीजिए, इसको नाम दे दीजिए A डैश। अब ट्रायंगल हम लोग देख रहे हैं A डैश PO, A डैश PI, सॉरी I। इस ट्रायंगल में हम लोग देख रहे हैं A डैश PI, इस ट्रायंगल में, है ना। तो इसमें भी क्या हो जाएगा? tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये देखिए इक्वेशन नंबर 2 हो गई। और दोनों के tan थीटा को अगर आप इक्वेट कर दें फ्रॉम 1 and 2,
तो फ्रॉम 1 and 2 ये आ जाएगा HO/U इक्वल टू HI/V। ठीक बात। तो ये चीज़ हमें मिल गया और यहाँ से हम लोग बता सकते हैं क्या चीज़, देखिए थोड़ी चीज़ यहाँ की इरेज की जा रही है, ये देखिए। तो ये चीज़ हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ से बताइए, ये चीज़ हो जाएगा फिर HO अपॉन है ना, तो HI/HO इक्वल टू हो गया V/U। और HI/HO ही हमारा क्या था, ट्रांसवर्स मैग्नीफिकेशन। तो ट्रांसवर्स मैग्नीफिकेशन फिर क्या हो गया, V/U। लेकिन ज़रा सोचिए, हम लोग इमेज को कहाँ पर बना रहे थे, रे डायग्राम से नीचे। ठीक है, तो फिर से यहाँ पर हमें एक ऐसा कन्वेंशन यूज़ करना पड़ेगा जिससे कि हम देखते ही समझ जाएं कि यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट की इमेज उल्टी बनेगी या सीधी बनेगी। तो इसके लिए अगर हम लोग कन्वेंशन यूज़ करें तो कन्वेंशन हम लोग ऐसा यूज़ करते हैं कि अगर अपवर्ड, ठीक है, अगर एम्प्टी पॉजिटिव है तो इमेज बनेगी उसी साइड जिस साइड ऑब्जेक्ट है, और अगर एम्प्टी नेगेटिव है तो इमेज बनेगी जिस साइड ऑब्जेक्ट है उसकी उल्टी दिशा में, प्रिंसिपल एक्सिस के रेस्पेक्ट में। तो ऐसा कन्वेंशन बनाने के लिए फिर हम लोग इसी में एम्प्टी में कुछ माइनस साइन अप्लाई कर देते हैं, जिससे कि अब ये होने लगे, देखो ये अपोजिट बन रहा है, ऑब्जेक्ट ऊपर था तो इमेज नीचे है। ठीक है, तो हमें इसको कन्वेंशन में कन्वर्ट करना है। ठीक है, कैसा कन्वेंशन कि जब एम्प्टी नेगेटिव आएगा ये इम्प्लाई करेगा कि इमेज बनेगी डाउनवर्ड। ये अभी हम लोगों ने सिर्फ वैल्यूज़ लिया है, सही है। तो अब एक कन्वेंशन में अगर इसको कन्वर्ट करना है तो आप ऐसा कन्वेंशन बना लें कि व्हेन एम्प्टी इज़ पॉजिटिव तो इमेज विल बी सेम साइड एज ऑफ ऑब्जेक्ट, एंड व्हेन एम्प्टी इज़ नेगेटिव तो इमेज विल बी ऑपोजिट साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट विद रेस्पेक्ट टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो यहाँ पर देखिए ऑपोजिट साइड बन रही थी तो ज़रूर से एम्प्टी नेगेटिव आना चाहिए, जो कन्वेंशन हमने बनाया। अब सोचिए यहाँ पर U और V के साइन भी रख दोगे तो U कैसा है, नेगेटिव, V कैसा है, नेगेटिव। देखो लाइट इधर चलेगी और ये दोनों चीज़ें ऑपोजिट हैं, तो U और V दोनों के साइड नेगेटिव है, लेकिन आ जाएगा पॉजिटिव, जो कि हमारे कन्वेंशन को फॉलो नहीं करेगा। तो कन्वेंशन में कन्वर्ट करने के लिए हम इसी को क्या यूज़ करते हैं, माइनस, यूजिंग साइन कन्वेंशन। ठीक है, तो यही चीज़ हम लोग यूज़ करते हैं। तो पहले तो आप इसको लिख लीजिए, क्या चीज़, कि यही चीज़ कहलाएगी एम्प्टी, और एम्प्टी क्या आ गया, V/U। और फॉर साइन कन्वेंशन कैसा साइन कन्वेंशन हम लोग बना रहे हैं कि अपवर्ड वाली चीज़ें पॉजिटिव और डाउनवर्ड जो हो वो नेगेटिव आए। तो अगर इस साइन कन्वेंशन में हम इसको ढालना चाहते हैं तो हमें एक माइनस लगाना पड़ेगा यहाँ पर। अब सब बढ़िया आ जाएगा। क्या बढ़िया आ जाएगा, अब जब आप इसमें V और U की वैल्यू विद साइन कन्वेंशन रख भी दोगे तो भी एम्प्टी नेगेटिव आएगा, और एम्प्टी अगर नेगेटिव आ गया दैट मीन्स डाउनवर्ड इमेज बनेगी, जो कि डाउनवर्ड बन रही थी, तो आ भी रहा है। ठीक है, तो वो एक्सप्रेशन जस्ट फॉर वैल्यूज़ थी। और इन साइन कन्वेंशन अगर हम लोग देखें यूजिंग साइन कन्वेंशन तो हमें फाइनल एक्सप्रेशन कुछ इस प्रकार से लिखना चाहिए। ठीक है, और कन्वेंशन क्या है हमने यूज़ किया है, अपवर्ड वाली, मतलब अगर एम्प्टी पॉजिटिव आ गया तो ये इम्प्लाई करेगा, अपवर्ड नहीं, क्या इम्प्लाई करेगा, उस साइड जिस साइड ऑब्जेक्ट है उसी साइड इमेज बनेगी। और अगर एम्प्टी नेगेटिव आ गया तो ये इम्प्लाई ये करेगा कि जिस साइड ऑब्जेक्ट है उसकी उल्टी साइड इमेज बनेगी। ये चीज़ बता रहे हैं। अपवर्ड डाउनवर्ड मत सोचिएगा कि अगर एम्प्टी पॉजिटिव तो इमेज अपवर्ड ही बनेगी, नहीं भाई, अगर एम्प्टी पॉजिटिव तो इमेज उधर बनेगी जिस साइड ऑब्जेक्ट है। अगर ऑब्जेक्ट ही ऊपर है तो इमेज भी ऊपर, और अगर ऑब्जेक्ट ही उल्टा है तो इमेज भी ऐसी उल्टी। कब, जब एम्प्टी पॉजिटिव होगा। और एम्प्टी अगर नेगेटिव हुआ तो ये क्या बताएगा, अगर ऑब्जेक्ट ऐसा है तो इमेज ऐसी, और अगर ऑब्जेक्ट ऐसा है तो इमेज ऐसी। ठीक बात, जब एम्प्टी नेगेटिव होगा तो उल्टी साइड इमेज बनेगी। ठीक है, यहाँ पर हमें V और U दोनों को विद साइन यूज़ करना है, V एंड U विद साइन, अब इसको और देखते हैं, ज़रा इसको इरेज करना पड़ेगा। ठीक है, तो एक बार आप इसको नोट कर लीजिएगा स्क्रीन पॉज करके, फिर हम लोग इसको थोड़ा और डिटेल में देखते हैं। अभी साइन वाली जो चीज़ें हैं, ठीक है, देखिए जैसे इसको कुछ हटा दिया जा रहा है, देखिए
देखिए ये तो जो एम टी का ये जो फॉर्मूला आया एम टी क्या आ गया -v/u यूजिंग साइन कन्वेंशन। तो यहाँ पर हमें v और u सबको v एंड u को विद साइन पुट करना होगा। अब सोचिए जब आप v और u को विद साइन पुट करेंगे तो एम टी भी तो साइन के साथ में आएगा। अच्छा भाई जब एम टी साइन के साथ में आएगा तो ये हमें क्या बताएगा, तो एम टी अगर आ गया पॉजिटिव तो हमें ये क्या बताएगा, सेम साइड इमेज बनेगी, सेम साइड एज ऑफ ऑब्जेक्ट। इसी को हम लोग इरेक्ट बोल देते हैं, इरेक्ट सीधी साइड। और अगर एम टी नेगेटिव आ गया तो ये क्या बताएगा हमें, ऑपोजिट साइड इमेज बनेगी एज ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसी को हम लोग इनवर्टेड बोल देते हैं। क्या बोलते हैं, इनवर्टेड। ठीक बात। तो एम टी के साइन को देखकर हम लोग बता सकते हैं कि इमेज उसी साइड बनेगी जिधर ऑब्जेक्ट है या ऑपोजिट साइड बनेगी जिधर ऑब्जेक्ट है। ठीक बात। अच्छा एम टी का दूसरा काम क्या है, एम टी का दूसरा काम क्या है, इमेज कितनी ऊंची बनेगी, कितनी हाइट की बनेगी ये पता लगाने में। ठीक है, तो जब हम इमेज की हाइट या इमेज की लंबाई है ना, किसी भी कह लें उसको, हाइट के टर्म में जैसे कहेंगे ट्रांसवर्स मैग्नीफिकेशन है, तो इमेज की हाइट को अगर हम लोग कैलकुलेट करना होगा तो हम एम टी के वैल्यू को यूज़ करेंगे। ठीक है, वैल्यू विल बी यूज्ड, वैल्यू ऑफ एम टी विल बी यूज्ड फॉर कैलकुलेशन ऑफ एच आई यानी हाइट ऑफ इमेज। कैसे बताइए, हाइट ऑफ इमेज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मैग्नीफिकेशन फैक्टर टाइम्स मॉड लगा दिया, पॉजिटिव वैल्यू लेनी है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक बात। तो साइन को आप इस प्रकार से यूज़ करिए, सीधी इमेज बनेगी उल्टी इमेज बनेगी ये पता लगाने में, और वैल्यू को आप इस प्रकार से यूज़ करिए कि हाइट ऑफ इमेज इक्वल टू एम टी टाइम्स हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक बात। तो ये सारी चीज़ें हैं ट्रांसवर्स मैग्नीफिकेशन से रिलेटेड। ठीक बात। तो ट्रांसवर्स मैग्नीफिकेशन का ये फॉर्मूला है, इससे आप ट्रांसवर्स मैग्नीफिकेशन कैलकुलेट करोगे, और जब कैलकुलेट करोगे तो आपको v और u को विद साइन रखना पड़ेगा। तो सोचिए यहाँ पर वैल्यू पुट करने के लिए हमें इससे पहले और क्या अप्लाई करना पड़ेगा, सही बात, मिरर्स फार्मूला। अरे मिरर्स फार्मूले से ही तो आप पता लगाओगे कि v क्या है, कितनी वैल्यू का है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ठीक है, तो इमेज की हाइट तक पहुंचने के लिए हमें सबसे पहला काम इसीलिए ये करना होता है कि इमेज बन कहाँ पर रही है ये पता लगाएं कि भाई v क्या है। अब जब v पता चल जाए तो इमेज कितनी हाइट की बनेगी ये पता लगाना है, सीधी बनेगी उल्टी बनेगी ये पता लगाना है। तो हम v और u दोनों को इस फॉर्मूले में पुट करते हैं, साइन को इस प्रकार से यूज़ करेंगे और वैल्यू को हम इस प्रकार से यूज़ करेंगे। ठीक बात। तो इमेज की हाइट इमेज की लोकेशन तक एग्जैक्टली हम लोग पहुँच सकते हैं। ठीक है, चलिए अब इसकी प्रैक्टिस कुछ कर लेते हैं हम लोग न्यूमेरिकल। जैसे देखिए कुछ एग्जांपल्स हम लोग देख लेते हैं ट्रांसवर्स मैग्नीफिकेशन पर बेस्ड। जैसे कहा जा रहा है कि एक कॉनकेव मिरर है और इस कॉनकेव मिरर के आगे एक एक्सटेंडेड लीनियर ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट है, इसका नाम है ये ए बी। ठीक है, और इसकी हाइट है मान लीजिए 10 मिलीमीटर, और ये रखा हुआ है इस मिरर से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर। ये कॉनकेव मिरर है और इस मिरर की फोकल लेंथ या रेडियस दे दी गई है 20 सेंटीमीटर। पूछा जा रहा है फाइंड पोजीशन ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ इमेज। तो लिख सकते हैं फाइंड पोजीशन, नेचर एंड हाइट ऑफ इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट ए बी। तो इस ए बी ऑब्जेक्ट की इमेज कहाँ पर बनेगी ये पता लगाना है और इसकी हाइट पता लगाना है। देखिए भाई, अगर हमसे पोजीशन ना भी पूछा जाए कि इमेज कहाँ पर बनेगी ये पता लगाइए, तो हाइट पता लगाने के लिए हमें v तो कैलकुलेट करना ही पड़ेगा ना। तो v तो हमें कैलकुलेट करना ही पड़ेगा। आप सोचिए भाई v कैलकुलेट कैसे होता है, मिरर्स फार्मूले से, और मिरर्स फार्मूला क्या होता है 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। ठीक बात। अब ज़रा इसको यूज़ करिए, बताइए ये कॉनकेव मिरर है और कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ क्या होती है, नेगेटिव। कितना नेगेटिव, -r/2। तो
तो आर है इसका 20, तो फोकल लेंथ क्या यूज़ करेंगे हम लोग, -10। बताइए ऑब्जेक्ट रियल है, फ्रंट में रखा हुआ है, तो आप यू को क्या यूज़ करोगे, नेगेटिव में, -30। ये सारी चीज़ें हम लोग पहले सुन चुके हैं, सीख चुके हैं, ठीक बात। अब यहाँ से जब आप v सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा 1/30 - 1/10, और इसको सिंप्लीफाई करने पर v आ जाएगा 15 सेंटीमीटर। ठीक है, ये डेटा पिछले क्वेश्चन का ही डेटा है, इसलिए आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा v 15 सेंटीमीटर। अब देखिए v -15 क्या बताता है, निगेटिव क्या बताता है, निगेटिव ये बताता है कि ये लाइट रेज के ऑपोजिट बनेगा, है ना। और वैसे भी हम लोग इसको याद भी रखते हैं भाई, नेगेटिव मतलब फ्रंट में बनेगा, फ्रंट में बनेगा तो इमेज कैसी होगी, रियल होगी, तो इमेज तो फ्रंट में बनेगी, ठीक बात, फ्रंट में बनेगी। अब फ्रंट में बनेगी तो बताइए ऑब्जेक्ट ऐसे रखा है तो इमेज सीधी बनेगी, या ऑब्जेक्ट ऐसे रखा है तो इमेज ऐसी उल्टी बनेगी। ये सब बातें कौन बताता है, ये सब बातें v से नहीं पता चलती, ये सब बातें mt से पता चलती हैं। अब ज़रा हम लोग mt पर आते हैं। बताइए mt का फॉर्मूला क्या होता है, mt का फॉर्मूला तो होता है -v/u। अब इसमें हम लोग वैल्यूज़ को रख दें, v की जगह -15, u की जगह -30, तो mt बताइए क्या आ गया, mt आ गया -12। देखिए माइनस और हाफ दो चीज़ें हैं इसमें, एक तो साइन और दूसरी वैल्यू। और साइन को कैसे यूज़ करना है ये आपको बताया था, वैल्यू को कैसे यूज़ करना है ये भी आपको बताया था। बताइए साइन अगर नेगेटिव है तो ये हमें क्या बताता है, साइन नेगेटिव हमें ये बताता है कि इमेज बनेगी उल्टी दिशा में, यानी जिधर भी ऑब्जेक्ट है उसके उल्टी। तो ऑब्जेक्ट अगर ऊपर है प्रिंसिपल एक्सिस के तो इमेज प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे बनेगी, यानी इमेज तो ऐसे बनना है, यानी ए पॉइंट। तो अच्छा देखिए एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, देखिए इस ऑब्जेक्ट का भले ये एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट हो तो इस ऑब्जेक्ट का वो वाला पॉइंट जो प्रिंसिपल एक्सिस पर है अभी भी उसकी इमेज तो प्रिंसिपल पर ही बनेगी, यानी कि ए पॉइंट अगर प्रिंसिपल पर था तो ए पॉइंट की इमेज तो प्रिंसिपल पर ही बनेगी। हाँ, जो पॉइंट ऊपर था थोड़ा उसकी इमेज ऊपर या नीचे बन सकती है, लेकिन इस पूरे एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट का वो पॉइंट जो प्रिंसिपल एक्सिस पर होता है वो अपनी पोजीशन से ऊपर नीचे नहीं होता, ठीक है। हाँ, तो इसीलिए हमने इसको ए कहा था, तो ए की इमेज तो यहीं पर बनेगी, बी ऊपर था तो बी की इमेज नीचे बन गई। और ये कितनी हाइट का बनेगा, ठीक है, तो नेगेटिव को हमने यूज़ कर लिया क्या देखने में, कि ऑब्जेक्ट अगर ऊपर है तो इमेज बनेगी नीचे, इनवर्टेड इमेज बनेगी, ठीक है। अच्छा अब हाफ को यूज़ करिए। बताइए हाफ को कैसे यूज़ करना होता है, कि हाइट ऑफ इमेज इक्वल टू मैग्नीफिकेशन फैक्टर की वैल्यू इनटू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो मैग्नीफिकेशन फैक्टर की वैल्यू क्या है, हाफ, और ऑब्जेक्ट की हाइट क्या थी 10, यानी कि 5 मिलीमीटर का ऑब्जेक्ट इमेज बनेगी, 5 मिलीमीटर, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग बता सकते हैं कि एक ऑब्जेक्ट इस तरह से रखा हुआ है तो इमेज उसकी कहाँ पर बनेगी, कैसे बनेगी, एग्जैक्टली इमेज को प्लॉट कर सकते हैं हम लोग। एक तो मिरर्स फार्मूला और दूसरा मैग्नीफिकेशन फैक्टर वाला फार्मूला, इन दो को यूज़ करके एक एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट की इमेज कैसी भी हो, कैसा भी रखा हो, उसको आप प्लॉट कर सकते हो, ठीक बात। देखिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं इससे रिलेटेड। देखिए इस बार सपोज़ एक हमारे पास एक कॉन्वेक्स मिरर है और कॉन्वेक्स मिरर के सामने एक पॉइंट ऑब्जेक्ट रखा हुआ है ना। आपको बोला था कि भाई ट्रांसवर्स मैग्नीफिकेशन एक एक्सटेंडेड एक लीनियर ऑब्जेक्ट के लिए भी यूज़ होता है और एक पॉइंट ऑब्जेक्ट जो कि प्रिंसिपल एक्सिस से कुछ हाइट पर हो उसके लिए भी यूज़ होता है, ठीक बात। तो मान लेते हैं कि एक पॉइंट ऑब्जेक्ट कुछ हाइट पर रखा है, ये ओ नाम का, और ये इसकी हाइट है यहाँ से, फिर से मान लेते हैं इसको 4 मिलीमीटर, ये इसकी हाइट है, ठीक है। इसकी फोकल लेंथ मान लीजिए भाई 100 सेंटीमीटर है और ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है कुछ, मान लीजिए भाई 100 सेंटीमीटर पर रखा है, कुछ ऐसा एग्जांपल, कुछ ऐसा लेके चल सकते हैं, ठीक है। हाँ, अब ये मत कंफ्यूज होइएगा कि फोकल लेंथ इसकी 100 है और ऑब्जेक्ट भी 100 पर है तो ये फोकस पर है, नहीं भाई, कॉन्वेक्स मिरर की फोकस तो इधर होती है ना, तो वो फोकस पर नहीं है, तो उसकी इमेज कहाँ बनेगी, इसके लिए हमें प्रॉपर मिरर्स फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक बात। तो इसको अगर आप मिरर्स फार्मूले में पुट करें, क्योंकि अगर इमेज की हाइट तक पहुंचना है तो v तो पता होना ही चाहिए, भले v पूछा जाए या ना पूछा जाए। बताइए फोकल लेंथ क्या रखें, +100 या -100, +100, क्यों, क्योंकि ये कॉन्वेक्स मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर के लिए हमेशा पॉजिटिव फोकल लेंथ,
अच्छा ऑब्जेक्ट रियल है, तो ऑब्जेक्ट अगर रियल है तो इसका u हम लोग नेगेटिव लेते हैं -100 और v हमें कैलकुलेट करना है, तो v इस बार आ जाएगा +50। आप सोचिए +50, v पॉजिटिव क्या इंडिकेट करता है? v पॉजिटिव ये इंडिकेट करता है कि लाइट रेस की ही दिशा में इमेज बनेगी। और इसी को हम लोग शॉर्ट में भी याद रखते हैं कि अगर v पॉजिटिव आ गया तो इमेज बनती है बैक साइड, v नेगेटिव आ गया तो इमेज बनती है फ्रंट साइड। ऐसा भी आप उससे भी देख सकते हो। तो v पॉजिटिव आ गया तो इमेज बनेगी बैक साइड बनेगी तो वर्चुअल बनेगी। अब हमें पता लगाना है कि भाई इस ऑब्जेक्ट की इमेज एग्जैक्टली कहाँ पे बनेगी, क्योंकि v तो हमें बस ये बता देता है ना कि इतना फ्रंट या इतना बैक। अभी ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस से डिफरेंट पोजीशन पर है तो इसकी इमेज प्रिंसिपल एक्सिस पर नहीं बनेगी, वो भी या तो ऊपर होगी या नीचे होगी। कितना ऊपर कितना नीचे, और ऊपर या नीचे, तो ये दोनों बातें हमें बताएगा कौन? mt। तो mt के फॉर्मूले को हम लोग यूज़ करते हैं। mt होता है -v/u। अब इसमें वैल्यूज़ रख दीजिए विद साइन, v को रख दीजिए +50, u को रख दीजिए -100। तो इस बार भी बताइए क्या आ गया? mt इस बार आ गया +1/2। +1/2 बताइए पॉजिटिव साइन क्या बताता है और हाफ क्या बताता है? दो चीज़ें mt देता है, एक तो साइन और दूसरी वैल्यू। साइन को आप कैसे यूज़ करते हो? ये देखने में कि जिस साइड ऑब्जेक्ट होगा उसी साइड इमेज बनेगी। साइन का रोल है। पॉजिटिव है, हाँ पॉजिटिव है, तो जिस साइड ऑब्जेक्ट होगा उसी साइड इमेज बनेगी। किसके रेस्पेक्ट में? प्रिंसिपल एक्सिस के रेस्पेक्ट में। भाई v पॉजिटिव नेगेटिव से क्या पता चलता है? मिरर के रेस्पेक्ट में किधर इमेज बनेगी, फ्रंट में या बैक साइड, v से। और mt के साइन से क्या पता चलता है? प्रिंसिपल एक्सिस के रेस्पेक्ट में किधर इमेज बनेगी, सेम साइड या अपोजिट साइड। तो पॉजिटिव आता है तो सेम साइड, नेगेटिव आता है तो अपोजिट साइड। ठीक बात, ये चीज़। तो पॉजिटिव आ गया तो सेम साइड। अब सेम साइड के लिए पहले ऑब्जेक्ट को देखो कि वो किधर है, तो वो ऊपर है तो इमेज भी ऊपर बनेगी। तो v क्या बता रहा था? बैक साइड। mt क्या बता रहा है? सेम साइड। तो इमेज फाइनली कहाँ पर आ गई? इस पोजीशन पर, इस रीजन में इमेज बनेगी। ठीक बात। अच्छा भाई कितना ऊपर बनेगी इमेज? इसके लिए फिर अब आप इसकी वैल्यू को यूज़ कर लीजिए। mt टाइम्स हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट यानी 1/2 × 4 यानी 2 मिलीमीटर। तो 2 मिलीमीटर ऊपर, बस ये पॉइंट ऑब्जेक्ट था ना, तो पॉइंट इमेज बन जाएगी और इसकी हाइट कितनी हो जाएगी? 2 मिलीमीटर। ये बन गई इमेज। ठीक बात। तो इस तरह से हम लोग कैसी भी सिचुएशन हो, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट से रिलेटेड, ट्रांसवर्स वे में रखे हुए ऑब्जेक्ट से रिलेटेड, या एक पॉइंट ऑब्जेक्ट जो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर या नीचे रखा हो उससे रिलेटेड कैसे भी केस हो, उसको हम लोग इस तरह से डील कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इसको भी नोट कर लीजिए। एक और अच्छा एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। देखिए भाई, जैसे देखिए कभी कभी ये चीज़ कोऑर्डिनेट्स के टर्म में होता है। कोऑर्डिनेट्स, जैसे आपसे कहा जाए कि एक मिरर है, कैसा भी मिरर, सपोज कॉन्वेक्स ही मिरर है ना, ये ऐसा है, और कहा जा रहा है कि ये यहाँ पर है ऐसा कुछ, ये रखा हुआ है 0,0 पर, इसका जो पोल है वो 0,0 पर है और प्रिंसिपल एक्सिस एक्स एक्सिस की तरफ है और ये है वाई एक्सिस। ठीक है, अब इसकी फोकल लेंथ वगैरह या रेडियस ये सब दे दिया जाए। सपोज़ ये है 40 सेंटीमीटर। ठीक है, ये है 40 सेंटीमीटर। मान लीजिए कि एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है यहाँ कहीं पर, ये देखिए थोड़ा चेंज कर लेते हैं, यहाँ कहीं पर रखा हुआ है और इसकी पोजीशन है, सपोज़ इसके कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं 80 सेंटीमीटर, कुछ भी ले लेते हैं, 80 सेंटीमीटर कॉमा -8 मिलीमीटर। ये देखिए, ये x कोऑर्डिनेट हो गया, ये y कोऑर्डिनेट हो गया। तो ज़रा सोचिए, ये x कोऑर्डिनेट हमें क्या बताएगा? x कोऑर्डिनेट बताएगा इसके इधर वाली दूरी, और y कोऑर्डिनेट क्या बताएगा? ये वाली हाइट। यानी y कोऑर्डिनेट एक तरह से हाइट का काम करेगा और x कोऑर्डिनेट एक तरह से ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का काम करेगा। तो ऐसे में पूछा जाता है कि बताइए इमेज के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ इमेज। ठीक है, इस ओ ऑब्जेक्ट की जो इमेज बनेगी उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? तो ज़रा सोचिए। तो फिर से हमारी काम कैसा होगा? हम पहले v सॉल्व करें, v से हम mt सॉल्व करें, इमेज को प्लॉट करें, और जब इमेज प्लॉट हो जाए तो हम देखें कि वो किस कोऑर्डिनेट में लाई कर रही है।
और जिस कोऑर्डिनेट में लाई कर रही है उसके अकॉर्डिंग हम उसके कोऑर्डिनेट्स डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले तो हमें इमेज को प्लॉट करना होगा, ये समझ में आ रही बात। अच्छा भाई ज़रा इमेज को प्लॉट किया जाए कैसे, तो इसके लिए पहले आप यूज़ करिए मिरर्स फार्मूला। तो मिरर्स फार्मूले में वैल्यूज़ को रखिए, बताइए भाई वैल्यूज़ को क्या रखें। फोकल लेंथ क्या रख दें, +20 क्योंकि रेडियस है 40 तो f आ जाएगा 20 इसका आधा। और u को क्या रखें बताइए, ऑब्जेक्ट फ्रंट में रखा हुआ है, कितनी दूरी पे रखा हुआ है 80, लेकिन हम लोग क्या यूज़ करेंगे -80। सब पुरानी बातें हो रही हैं और हमें v सॉल्व करना है। तो ज़रा बताइए इस बार v क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 1/80 + 1/20। इसको सॉल्व करेंगे तो v आ जाएगा कितना 80/5। सही है, 80/5 और 80/5 को सॉल्व करेंगे आ जाएगा 16 सेंटीमीटर। सही है ना, देखो 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई तो 80/5 यानी 16 सेंटीमीटर। तो इमेज बनेगी +16, देखो यार है, और +16 हमें क्या बताता है, बैक साइड। तो इमेज तो एक तो बननी है बैक साइड, लेकिन बैक साइड में ऊपर भी होता है, बैक साइड में नीचे भी होता है। तो अभी एग्जैक्टली हम लोग किस कोऑर्डिनेट में बनेगी इमेज, यहाँ तक अभी नहीं पहुँच पाए। ये कैसे पता चलेगा, ये पता चलेगा हमें एमटी से। अब ज़रा एमटी में आ जाइए, बताइए एमटी का फॉर्मूला होता है -v/u। अब इसमें -v की जगह रख दीजिए +16 और u की जगह रख दीजिए -80। सही है, तो इस बार बताइए mt क्या आ गया, mt आ गया +1/5, ये आ गया 1/5। ठीक है, तो इसको आप 8 मिलीमीटर ना करके इसको 10 मिलीमीटर कर दें तो ज़रा अच्छे से आंसर आ जाएगा, बस ये चीज़। ठीक है, तो mt आ जाएगा ना, देखो 16 और ये 80, तो ये प्लस हो गया और 16 80 से कटेगा और बचेगा 5। ठीक है, चलिए भाई ये 5 आ गया, 1/5 आ गया। अब देखिए mt आता है +1/5, दो चीज़ें हैं, एक तो प्लस और दूसरी 1/5। तो प्लस क्या बताता है, जिस साइड प्रिंसिपल एक्सिस के ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के उसी साइड इमेज। तो इस बार ये ऑब्जेक्ट किस साइड है, नीचे, तो इमेज ही बनेगी नीचे। v ने हमें ये बताया कि इमेज बनेगी बैक साइड, और mt हमें बता रहा है कि इमेज बनेगी उसी साइड जिस साइड ऑब्जेक्ट है यानी नीचे। तो बताइए इमेज किस रीजन में आ गई, इमेज आ गई थर्ड क्वाड्रेंट में। देख लो ये ओरिजिन था, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। तो इमेज बनेगी फोर्थ क्वाड्रेंट में, 16 सेंटीमीटर बैक साइड। और कितना नीचे बनेगी, कितना नीचे बनेगी, अब हाइट ऑफ इमेज तक पहुँचिए, बताइए हाइट ऑफ इमेज बराबर क्या होता है, mt टाइम्स हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो इमेज की हाइट आ रही है 2, ठीक है, तो mt पॉजिटिव था, तो जिधर ऑब्जेक्ट उधर इमेज कितना नीचे, 2 मिलीमीटर नीचे। तो फाइनली बताइए इमेज के कोऑर्डिनेट्स, इमेज की दूरियां क्या आ गई, ये चीज़ आ गई 16 और ये चीज़ आ गई 2 मिलीमीटर। तो अब इसको कोऑर्डिनेट के टर्म में कैसे लिखो, क्योंकि थर्ड कोऑर्डिनेट है ना ये, तो थर्ड कोऑर्डिनेट में x भी नेगेटिव होगा, y भी नेगेटिव होगा। तो आप सोच सकते हो तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, -16 सेंटीमीटर -2 मिलीमीटर, ये हो गए इसके कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, तो इस तरह से पहले हमने पहचाना कि इमेज किस कोऑर्डिनेट में बनेगी, फिर कोऑर्डिनेट के हिसाब से, है ना, रीजन के हिसाब से, लोकेशन के हिसाब से हमने उसके कोऑर्डिनेट्स बता दिए। ठीक है, ये हमें ये बता रहा है इतना पीछे, तो इतना पीछे मतलब इतना नेगेटिव एक्स एक्सिस पर, और ये हमें बता रहा है कि इतना नीचे ना, देखो mt पॉजिटिव था ना, तो पॉजिटिव मीन्स जिधर ऑब्जेक्ट उधर इमेज। पॉजिटिव मीन्स ये नहीं कि इमेज ऊपर बनेगी, पॉजिटिव मीन्स जिधर ऑब्जेक्ट उधर इमेज। तो ऑब्जेक्ट नीचे है तो इमेज भी नीचे बनेगी। कितना नीचे बनेगी, इसके लिए वैल्यू को यूज़ करना पड़े, तो वैल्यू है 1/5। तो हाइट ऑफ इमेज इक्वल टू mt टाइम्स हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो ये आ रहा है 2 मिलीमीटर। तो 2 मिलीमीटर नीचे और 16 सेंटीमीटर पीछे, तो इसके कोऑर्डिनेट्स इस ओरिजिन के रिस्पेक्ट में हो गए दिस कॉमा दिस। तो ये हो गया ट्रांसवर्स मैग्नीफिकेशन फैक्टर से रिलेटेड कैलकुलेशन कि किस तरह के ऑब्जेक्ट्स के लिए ये डील किया जाता है, यूज़ किया जाता है, और कैसे हम लोग इसको यूज़ करते हैं। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने इसमें सीखी। तो इस लेक्चर को हम लोग यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि कैसे लॉन्गिट्यूडनल मैग्नीफिकेशन, यानी कि एक ऑब्जेक्ट, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के अलॉन्ग अगर है तो उसको कैसे डील किया जाता है, उसकी इमेज की लोकेशन, इमेज की लेंथ, ये कैसे सॉल्व की जाती है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसको सीखेंगे। ठीक है।